नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शाम के 4 बज गए हैं। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं और मेरा नाम है अंकित त्यागी। आपने देखा होगा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जो हैं उनको आदत सी पड़ गई है हर मुद्दे पर, चाहे फिल्में हो, कुछ समाज की बातें हो, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देने की और उस पर एक बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी करने की। 2 दिन की जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ऐसे नेताओं को चेताया और आगाह किया। फिल्मों को लेकर बयानबाजी को अगर प्रधानमंत्री ने कहा, नसीहत दी कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है उसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि वैसे उन्होंने किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन आप सब भली भांति जानते हैं कौन है वो अक्सर भारतीय जनता पार्टी के नेता। पीएम ने नाम लिया बिना जो है नेताओं को नसीहत दी और कहा कि बेवजह की जो टिप्पणियां हैं उसे करने से बचिए आप लोग। कुछ लोग किसी फिल्म पर बयान दे देते हैं, फिल्म को पूरे दिन टीवी पर चलाते हैं। प्रधानमंत्री ऐसे ने यह भी कहा कि ऐसे अनावश्यक बयानों से बचना चाहिए। हाल ही में आपको याद दिला दें, नरोत्तम मिश्रा जो हैं गृह मंत्री मध्य प्रदेश के, जिन्हें एक नया डिपार्टमेंट का मंत्री भी लोग थोड़ा मजाक में कहते हैं कि आहत वाले मंत्री हैं, इनको बड़ा ठेस पहुंच जाती है इनकी भावनाओं को। उन्होंने फिल्म पठान को लेकर बड़ी बयानबाजी की थी। प्रज्ञा ठाकुर ने भी इसी फिल्म को लेकर बहुत बयानबाजी की, टिप्पणी की, कहा कि इसका बहिष्कार होना चाहिए। इसको लेकर प्रधानमंत्री ने चेताया है। उन्होंने कहा, यह भी कहा 400 दिन रह गए, अब हमें तैयारी चुनाव जीतने की करनी है। यह मत सोचिए अंत में मोदी आएंगे और सबको जिता कर ले जाएंगे। आप सबको लोगों के बीच जाना है, उनके बीच भी जाना है जो हमें वोट नहीं देते। और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि ये सब अनावश्यक बातें जो हैं इस पर विवाद खड़ा करने से बचिए। ये मत समझिए कि आप बहुत बड़े नेता बन रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य मुख्तार अब्बास नकवी ने एनडीटीवी से बातचीत की और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी टिप्पणी करने वालों को बहुत स्पष्ट और सख्त संदेश और हिदायत दी है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं। सांसद भी रहे हैं, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री भी रहे हैं। सर, प्रधानमंत्री का कुछ बोलना अल्पसंख्यकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। क्या कुछ बोला उन्होंने कल? मोदी जी ने कोई पहली बार कहा है क्या? मोदी जी का जो प्राथमिकता रही है वो हमेशा समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण रही है। और मोदी जी ने जो है वो सियासी वोटों की ठेकेदारी को परास्त करके समावेशी विकास की हिस्सेदारी को प्राथमिकता दी और उसका असर भी दिखाई पड़ा। आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति की आंखों में खुशी और जिंदगी में खुशहाली आए, इसके लिए वो शुरू से काम करते रहे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास केवल नारा नहीं बल्कि नीति और नियत है। सर, कुछ तमाम नेता हैं जो बीजेपी के हैं, कुछ मंत्री भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, तमाम तरीके की टिप्पणियां करते रहते हैं जिसको लेकर के सोशल मीडिया में चर्चाएं होती हैं। कहीं ना कहीं वो सार्थक नहीं रहती। उसको भी लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ संकेत देखिए, दिया। मोदी जी ने पहली बार नहीं, हमेशा ऐसे लोग जो लोग की समाज में बिखराव टकराव वाली बात करते हैं उनको हमेशा टोका भी है और उनको ताकीद भी दी है। लेकिन एक चीज आपको समझना होगा, ये तो मोदी जी का बहुत बड़ा बड़कपन है कि वो हमेशा जो है वो पार्टी से जुड़े हुए लोग या अपने से जुड़े हुए लोगों को कभी भी इस तरह की कोई बात जो है वो स्वीकार नहीं करते। लेकिन जो है वो दूसरी तरफ भी देखिए आप ना, दूसरी तरफ जिस तरह की जहरीली बातें, सर तन से कलम और ये वो क्या क्या आती हैं बातें, ये जो सेकुलर सिंडिकेट है उस पे खामोश रहता है। कांग्रेस से कभी नहीं सुना हमने उनका विरोध, कभी ममता जी कभी विरोध करती नहीं दिखाई पड़ी, कभी अखिलेश जी विरोध करते नहीं दिखाई पड़े। ये तो मोदी जी हैं कि बार बार उन लोगों को सचेत भी करते हैं, सावधान भी करते हैं और जो लोग इस तरह की हिमाकत करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। लेकिन ये दोनों तरफ होना चाहिए, दोनों तरफ से इस तरह की जहरीली बातों पर लगाम भी लगनी चाहिए, रोक भी होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर कल पूरे कार्यकारिणी की बैठक की बात करें तो क्या कुछ है जो प्रधानमंत्री मोदी ने माइनॉरिटीज को संदेश दिया है, जो सीधे उनके बीच संवाद भी करते रहते हैं, वो इंटेलेक्चुअल से मिलते भी रहते हैं? माइनॉरिटी मेजॉरिटी नहीं, हिंदुस्तानी, हर हिंदुस्तानी के विकास की बात होनी चाहिए, हर हिंदुस्तानी में विश्वास की बात होनी चाहिए। और मोदी जी का अगर शुरू से आप इन 9 सालों का ही अगर आप देख लें तो उन्होंने विकास के मामले में कोई भेदभाव नहीं किया। तो कोई भी समाज का तबका वोट के मामले में भेदभाव क्यों करेगा? तो नकवी साहब हमारे साथ हैं। नकवी साहब ने बता दिया, प्रधानमंत्री मोदी ने संकेत दिया है और उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी के सख्त संदेश के बाद तमाम जो नेता बयानबाजी करते रहते हैं, चाहे पिक्चरों को लेकर हो, गाने को लेकर, रंग को लेकर के, वो बंद होगी। और जैसा कि नकवी साहब कह रहे थे, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ ये सरकार आगे बढ़ती रहेगी।
नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो अब आपने सुना कि मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नेता हैं, उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि प्रधानमंत्री ने बिल्कुल ऐसे ही तीखे शब्दों में बात कही है। जब नरोत्तम मिश्रा से प्रधानमंत्री की नसीहत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, पहले आपको वो भी सुनवाते हैं, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जो थे वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल थे। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि थोड़ा सा इस पे भी शायद आहत हो गए मंत्री जी। कमेंट करने से बचना चाहिए, पर उनका हर शब्द, हर बात हमारे लिए सुरोदार है और इसलिए सारे कार्यकर्ता वहां से प्रेरणा लेके आए हैं। हमारे जो आचरण और व्यवहार हमेशा उनके मार्गदर्शन से, ऊर्जा से भरते हैं और आगे भी भरे रहें। चलिए, एक इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस वक्त जो बीआरएस पार्टी की, केसीआर साहब की जो बड़ी रैली है वहां पर बात कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। लेकिन इस बार इन्हें मौका मिला है अध्यक्षता करने का। मुझे लगता है कि केवल चुनाव के लिए ही प्रचार करेंगे, उसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाएंगे। इसलिए आज जब हम इतनी बड़ी संख्या में लोगों के सामने इकट्ठे हुए हैं, जहां मुझे लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं, उनके सामने मैं कह सकता हूं कि अगर तेलंगाना में सफाया हो रहा है बीजेपी का, तो उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं रहेगा। आप अपने प्रदेश से हटाइए, यूपी से हम लोग मिलकर के उनको हटाने का काम करेंगे। हम यूपी वाले यही जानते हैं कि जिन्हें प्रधानमंत्री बनना है वो उत्तर प्रदेश जरूर आते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा गुजरात से उत्तर प्रदेश आए। अगर गुजरात से प्रधानमंत्री बन सकते होते तो शायद गुजरात वो नहीं छोड़ते। लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ जो धोखा हुआ है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मां गंगा हमारी पूजा का। तो अखिलेश यादव थे, बता रहे हैं उत्तर प्रदेश कितना जरूरी होगा। थर्ड फ्रंट का एक बड़ा कोशिश की जा रही है कांग्रेस के बिना। वहां पर अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, 3 मुख्यमंत्री वहां पर हैं, पंजाब और दिल्ली के, यानी कि आम आदमी पार्टी के नेता दोनों अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पहुंचे हैं, और साथ ही साथ पिनराई विजयन जो हैं केरला के मुख्यमंत्री, वो भी यहां पर पहुंचे हैं। तो 4 मुख्यमंत्रियों का जमावड़ा, साथ ही साथ ये पूर्व मुख्यमंत्री भी, लेफ्ट का भी यहां पर एक नुमाइंदगी है। तो क्या कांग्रेस को अलग हटाकर एक बड़ा मोर्चा बनाने की कोशिश हो रही है? इस पर एक अलग चर्चा करेंगे, लेकिन आज वापस चलते हैं हमारी चर्चा पर, और जो हम आज सवाल पूछ रहे हैं उसके ऊपर चलते हैं कि फिल्मों पर बयानबाजी को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने फटकार लगाई है, क्या सबक लेंगे नरोत्तम मिश्रा जैसे बयानवीर, जिन्हें बहुत मजा आता है कौन सी फिल्म को बैन कर दिया जाए, सुपर सेंसर बनने में कहां पर किसके जो लोगों की भावनाएं हैं वो आहत हो रही हैं। तो आहत वीर, बयानवीर मिनिस्टर जो हैं वो अब सबक लेंगे क्या, और हम शांति देखेंगे? बॉलीवुड अपना काम शांति से कर पाएगा? ये बड़ा सवाल है। अनिल शुक्ला साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अनिल शुक्ला वारसी साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। ऋषि मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हैं। जावेद अंसारी साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सवाल इंडिया का में। मैं सबसे पहले वारसी साहब आपसे ही पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी में जहां पर प्रधानमंत्री से पार्टी फिलहाल शुरू होती है और उनके चेहरे पर, उनके काम पर और उनकी छवि पर फिलहाल पार्टी खत्म होती है, वहां अगर प्रधानमंत्री ने लकीर खींच दी है तो मुझे लगता है कि इसके बाद साध्वी प्रज्ञा, नरोत्तम मिश्रा और उनके जैसे बाकी नेताओं को वो लक्ष्मण रेखा लांघना जो है अब बड़ा भारी पड़ेगा। जी देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक एक शब्द हम लोगों के लिए बिल्कुल उनकी बातों पे चलने के लिए होता है, और हम लोग कभी भी उस बातों से दूसरी बात नहीं कर सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो माननीय मोदी जी ने कहा है उसी पे पूरी पार्टी चले। संबंध में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अगर कभी किसी को कुछ लगता है कि फिल्म में कोई ऐसा है जिससे समाज में कोई गलत संदेश जा रहा है, तो उसके लिए सेंसर बोर्ड है। बजाय पब्लिक में कुछ बोलने के सेंसर बोर्ड में शिकायत करनी चाहिए।
कई बार होता है कि सेंसर बोर्ड से तमाम चीजें कटती भी हैं। जी। और साथ ही साथ मैं ये भी जो फिल्म मेकर्स हैं उनको भी कहना चाहूंगा कि पैसे की कमाई में इतना ज्यादा उनको दौड़ में नहीं होना चाहिए कि वो जो है क्या नाम है कोई ऐसी बात डालें जिससे समाज में कोई गलत संदेश जाए। सर लेकिन वो काम तो सेंट्रल जो इंस्टीट्यूट है, जो हमारा जो सेंसर बोर्ड है, उसका काम है। उसमें नेताओं को पढ़ने की क्या आवश्यकता है? देश के अंदर बड़े सारे मुद्दे हैं। ऋषि मिश्रा जी, पहली बार आप सुन रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बिल्कुल स्पष्टता से कह रहे हैं कि देखिए प्रधानमंत्री ने जो कह दिया वो आखिरी बात कह दी है, अब इससे ऊपर कुछ होना नहीं चाहिए। आपको लगता है इन बयानों पे अब विश्राम लग जाएगा, या भारतीय जनता पार्टी के लिए दोहरी स्ट्रैटेजी होती है कि कभी ऐसे बयान किसी दिलवा दीजिए, कभी थोड़ा सा डांट लीजिए, लेकिन काम चलता रहना चाहिए, ऐसे ही माहौल बनाए रखे? नहीं मानी अंकित जी, आपने ही मुख्तार अब्बास नकवी साहब का बयान दिखाया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ आज ही नहीं कई बार ऐसे अपील कर चुके हैं, लेकिन अपील का असर क्या पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं पे होता है? प्रधानमंत्री का अपील मुझे लगता है नहीं। आप देखिए साध्वी प्रज्ञा ने पूर्व में महात्मा गांधी बापू के लिए क्या कहा था, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, फिर हाल में ही साध्वी प्रज्ञा ने एक बयान दिया है, उस पर भी प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था। कई ऐसे बयान आए हैं, प्रधानमंत्री जी तो बार बार अपील करते हैं। आश्चर्य है, भाजपा ये कहती है, या हम लोग भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी सर्व लोकप्रिय नेता हैं भाजपा के, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता और नेता प्रधानमंत्री के अपील को भी नहीं मानते हैं। अमित शाह से लेके हेमंत बिस्व शर्मा से लेके साध्वी प्रज्ञा से लेके आप अनुराग ठाकुर, कई ऐसे नेताओं का बयान है जो कहीं न कहीं रंग से लेके, धर्म से लेके, जात से लेके और देश के जो सामाजिक समरसता है उस पर प्रहार करते हुए। ठीक है, मैं जावेद अंसारी साहब को इस पर लेकर आना चाहता हूं। जावेद साहब, ये जो प्रधानमंत्री जी का बयान आया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या इसको एक वार्निंग के तौर पर आप देख रहे हैं, या सिर्फ ये खाना पूर्ति है? क्योंकि कहीं ना कहीं इतने दिनों से आप राजनीति देख रहे हैं, बीजेपी में दोनों हाथ में चलता है। एक तरफ डिलीवरी की बात होती है और दूसरी तरफ इस तरह का माहौल बनाए रखा जाता है जिससे कि लोगों की भावनाएं जो हैं वो उत्तेजित रखी जाएं, उससे वोट लिए जाए। गर्म रहना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री का बयान सराहनीय है, अच्छी बात है, देश के मुखिया हैं अगर वो ऐसी बात करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी, जैसे पहले भी हुआ है, मुख्तार अब्बास नकवी ने बिल्कुल सही बात कही, ये कोई पहली बार नहीं है। तो अगर इनकी इस बयान के बाद भी अगर साध्वी प्रज्ञा या मिश्रा जी या कोई भी अन्य नेता फिर से कुछ उल्लंघन करता है, उसके बाद क्या कोई कार्रवाई होगी या सिर्फ ऐसे ही बयान देते रहेंगे? क्योंकि अब 400 दिन रह गए हैं इलेक्शन को। अब हर आदमी जो है अपना एक नया जामा पहनने के चक्कर में है। तो स्टेट्समैन लाइक अपियर होना एक दूसरी बात है, लेकिन इन बातों से कुछ आगे बढ़ के भी होगा या सिर्फ बातें ही चलती रहेंगी? प्रधानमंत्री जी लोगों को नसीहत देते रहेंगे, दूसरे लोग 15 दिन चुप रहेंगे, उसके बाद कोई और बोल देगा, फिर कोई तीसरा बोल देगा, तो उसके बाद कोई कार्रवाई होगी या नहीं, ये देखना है। कार्रवाई इस पर होगी या नहीं, मैं ये सवाल वारसी से पूछूंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर वर्मा, इसको जैसे जावेद जी भी कह रहे थे, सराहनीय बात तो है, प्रधानमंत्री ने कम से कम ये बात देखी तो कि उनकी पार्टी के नेता किस तरह की अनर्गल बयानबाजी करते हैं, और उसका उन्होंने उस अपने फोरम में, पार्टी के फोरम में लोगों को हिदायत भी दी, तो इसका तो स्वागत होना चाहिए सर। नहीं, देखिए, स्वागत होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि ये बात प्रधानमंत्री कई बार बोल चुके हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि ना बीजेपी में साइड बाय साइड चलता है, एक प्लस और एक माइनस मेंटेन रखते हैं। क्या इन्होंने कभी नरोत्तम मिश्रा को कोई भी इस देश में इस बारे में पहले जानता था? जब उन्होंने इस तरह टिप्पणी करी और ओछी लोकप्रियता लेने का जो साधन इन्होंने बनाया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, ये वो परिपाटी का सूत्रधार है। राम कदम को क्या जरूरत थी पठान फिल्म पे बोलने के लिए, या किसी को क्या साध्वी प्रज्ञा के बोलने के लिए? इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी में ऐसी परिपाटी है, एक तरफ वो गांधी जी को माला पहनाते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं की नेत्री गांधी जी के सामने पिस्तौल लेके गोली मारती हैं। जी, ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इसलिए ऐसी है कि बोलने के लिए आप कुछ भी बोलते रहें, लेकिन वास्तविकता इनके दिल काले हैं और ये गलत तरीके से समाज के वारसी साहब से इस पे एक जवाब ले लेते हैं। वारसी साहब, जैसा आपने सुना, सभी बार की जो पैनलिस्ट हैं वो इस बात को दोहरा रहे हैं कि देखिए, बात कहने से को क्या होगा, एक्शन नहीं दिखाई पड़ता है, और इसी वजह से शायद बीजेपी के नेता मानते नहीं है। उनको भी लगने लगा है कि प्रधानमंत्री जी ज्यादा आहत होंगे तो एक बयान दे देंगे, इससे ज्यादा कुछ होना नहीं है हमारे खिलाफ। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये लोग गलत कह रहे हैं। इन्होंने अपना मन बना रखा है कि इनको तो हर चीज खराबी लगती है। ये माननीय मोदी जी ने जो कहा है
तो बीजेपी के मैं समझता हूं कि अब इसके बाद तो और कोई कहने को बचा नहीं। जब मोदी जी ने कह दिया तो वो तो पत्थर की लकीर है सारे लोगों के लिए। सर लेकिन मोदी जी ने तो साध्वी प्रज्ञा को भी कहा था कि ऐसे बयान ना दें, मैं माफ नहीं कर पाऊंगा, वो रुकती तो है नहीं। मैं उसी पे आ रहा हूं। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जो है इसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अब अगर कोई उल्लंघन करता है तो वो अपनी जो उसकी जो राजनीति है उस पर असर पड़ता है। नहीं तो ये बात सही है कि तो पर पार्टी इस पर एक्शन क्यों नहीं लेती? क्योंकि सुनने में तो ये भी आया है कि मोदी जी ने कहा था कि नड्डा साहब ने कई बार इन मंत्रियों को, ऐसे लोगों को बताया कि आप ऐसा ना बयान दें, उसके बाद भी वो चालू रहते हैं। तो पार्टी के अध्यक्ष की बात नहीं सुन रहे, प्रधानमंत्री की बात नहीं सुन रहे, तो पार्टी में डिसिप्लिन जिसकी बात बीजेपी करती है वो कहां है फिर? मैं बता रहा हूं आपको, उसी पे आ रहा हूं। बीजेपी कार्रवाई करती है समय आने पे, और कोई भी आदमी जो अपना पॉलिटिकल करियर कोई खराब नहीं करना चाहेगा। अगर कोई बोलता है मोदी जी के कहने के बावजूद, हाँ। तो वो चीजें बाकायदे नोट होती हैं, उनका बाकायदे जो है पार्टी की हाई कमान उसको नोटिस। सर अगर हाई कमांड की कोई डायरी है जिसमें ये बातें नोट हो रही हैं, तो नड्डा जी के पास बड़ी मोटी डायरी बन गई होगी जिसमें बातें नोट हो रही हैं। पर जावेद साहब, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि इसकी टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो आवश्यकता क्यों पड़ी प्रधानमंत्री को इस तरह की बात कहने की? जैसे कल वो बता रहे थे कि 400 दिन चुनाव के लिए रह गए हैं, उसके लिए तैयारी कीजिए, जिन लोगों से जो हमें वोट नहीं देते उनके तक भी पहुंचिए। आपको क्यों लगता है कि प्रधानमंत्री को आवश्यकता पड़ी इस बात को कहने की, इस बात को लोगों को समझाने की? तो प्रधानमंत्री ने तो जाहिर कर दिया ना भाई, 400 दिन अब रह गए हैं पोल इलेक्शन को, और पार्टियां तैयारी करें ना करें, लेकिन बीजेपी इलेक्शन मोड में हो गई है। प्रधानमंत्री अब नहीं चाहते कि कहीं उनके कामों से अटेंशन डिफ्लेक्ट हो, वो सीधे उन्हीं पे फोकस रहे। और अभी बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे थे कि नहीं ये तो पत्थर पे लकीर है और इसके बाद तो कुछ नहीं होगा। तो क्या ये बताएंगे कि जब से भाजपा और मोदी जी के कार्यकाल में किसी भी ऐसे नेता पे कोई कार्रवाई हुई है जिसने जो ये अनर्गल बातें करता है? एक आदमी का मुझे पिछले 5 साल में बता दें, अपने मंत्री पद तक गंवाने पड़े। एक मंत्री पूछ रहे हैं, एग्जाम्पल बता दीजिए एक। मैं आपको देता हूँ। ये तो बीजेपी एक मंत्री ने कहा कि गोली मारो सालों को। ये तो बीजेपी के अंदर की बात है। वासी साहब सुन लीजिए उनकी बात, फिर मैं आपसे जवाब लूंगा सर। अंदर का है। आप देखिए कि एक मंत्री जो कहता है कि गोली मारो सालों को, उनको इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बना दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं वर्मा साहब, आपको भी लगता है कि ये जो दोहरी मापदंड और चरित्र की बात कर रहे हैं कि एक तरफ ऐसे नेताओं पर बयान होता है, दूसरी तरफ इसी तरह के नेताओं को आगे भी बढ़ाया जाता है, दिखते हैं वो बड़े बड़े पोर्टफोलियो लेते हुए। वासी साहब आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं, पहले आपसे शुरू कर रहा था, एक जवाब सबसे लेने दीजिए, फिर आपके पास। इफ यू आर इन पॉलिटिक्स यू शुड हैव सम पेशेंस। वर्मा साहब यू हैव टू वेट फॉर। अंकित जी देखिए, जिस तरीके से अली और बजरंग बली की बात करने के बाद लोग वहां के मुख्यमंत्री बनते हैं, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी में मापदंड है कि किस तरीके से माइनॉरिटीज या समाज को बांटने के बाद एक बड़ा चेहरा बनो। जिन्होंने एक वर्ड बनाया है हिंदुत्व का चेहरा, वो बहुत क्रूर हो सकता है, वो बहुत दबंग हो सकता है, और वही भारतीय जनता पार्टी को लीड कर सकता है। पर वर्मा साहब एक बात तो सच है कि जो हम बात करते हैं भाषा की शालीनता की और सोच समझ के राजनीति में बोलने की, समाजवादी पार्टी का ट्विटर हैंडल कुछ दिनों में एक बड़े विवाद में रहा। वारसी साहब सर मुझे सवाल पूछने दीजिए, बीच में आप बोलेंगे तो ना तो उन्हें मेरी बात समझ में आएगी ना आपकी बात समझ में आएगी। तो आपका ट्विटर हैंडल जो था वो भी बहुत ज्यादा इन सुर्खियों में रहा, किस तरीके की बयानबाजी, किस तरीके की भाषा उसमें इस्तेमाल हुई। तो कहीं ना कहीं हर पॉलिटिकल पार्टी में ऐसे लोग दिखाई पड़ते हैं सर। अंकित जी देखिए, जहां तक समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल की बात थी, अगर इसके शुरुआत में जाइए तो सबसे पहले शुरुआत जहां से की गई थी वो भारतीय जनता पार्टी की थी, उसके लिए हर बार जवाब दिए गए। उसके बावजूद तो स्तर उन बराबर रखेंगे आप। हमने अपनी ट्विटर हैंडल की टीम को चेंज कर दिया तुरंत। पुलिस ने गिरफ्तार एफआईआर समाजवादी पार्टी को किया और भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर को छुआ तक नहीं। सर मैं उसी की बात कर रहा हूं। तो क्या कंपटीशन इस बात की है कि राजनीतिक बयानबाजी को कौन कितने गर्त में ले जाएगा? कंपटीशन नहीं है जी, ये है कि अगर आप अगर हमारे जो है पार्टी के नेताओं के परिवार के ऊपर उचित टिप्पणी करेंगे और आप हमारी शालीनता को आप हमारी कमजोरी समझेंगे तो ये गलत है। ऋषि मिश्रा साहब, जो राहुल गांधी लगातार कहते रहे हैं कि उनके खिलाफ एक पूरी कैंपेन चलाई गई, उसमें बड़ा पैसा लगाया गया, करोड़ों रुपए खर्च करे भारतीय जनता पार्टी ने उनकी इमेज को खराब करने की, क्या इस बयान को उससे भी जोड़ के देखा जाए कि लोगों को बोला गया है कि अनर्गल बातें मत कीजिए, छोड़ दीजिए राहुल गांधी की टी शर्ट के नीचे क्या है क्या नहीं है?
मैं अब कुछ देखिए बोलूं? अंकित जी, ये इनकी स्ट्रेटजी है। और आज 18 जनवरी 2023 को मैं ये घोषणा कर रहा हूँ एनडीटीवी पे कि नरोत्तम मिश्रा अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। कार्रवाई तो छोड़ दीजिए, मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे नरोत्तम मिश्रा। और बीजेपी की ऐसी परिपाटी रही है, जो नेता इस प्रकार के बयान देते हैं उनको प्रमोशन मिलता है। अनुराग ठाकुर एक हो गए, हेमंत बिश्व शर्मा हो गए। आप बग्गा को कब जानते थे राजनीति में? हम जितने भी पैनलिस्ट है, बग्गा को कब जानते थे जब प्रशांत भूषण को उसने चाटा मारा? या कपिल मिश्रा को कब जानते थे? या जो राम कदम है, एक विधायक को सिर्फ इसलिए थप्पड़ मार दिया क्योंकि वो हिंदी में शपथ लिया, आज वो बीजेपी में सुशोभित है। तो बीजेपी ऐसे वारसी साहब, कैसे जनता मान ले कि प्रधानमंत्री की बातों का बीजेपी के लोगों पे असर होता है, जब आपने देख लिया कि इतने सारे एग्जाम्पल गिना दिए गए हैं कि लोगों ने कुछ भी बोला, उसका इनाम जरूर उन्हें मिला है पर उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है। अब ये एक्चुअली एक साइड की बात बता रहे हैं, दूसरे साइड में अगर उनके एक एग्जाम्पल बता दीजिए ना। मिश्रा जी ने अपनी बात खत्म कर दी। मिश्रा जी ने अपनी बात कहनी थी, आपने अपनी बात कही सर आपने अपनी बात कही एक एक करके। सर इसको किसी और चैनल के साथ कंफ्यूज मत कीजिए, एक एक करके बात करेंगे, लोगों को थोड़ी बात समझ में आएगी। जी वारसी साहब, ऐसा है, देखिए जो बात आपने जहां तक राहुल गांधी जी की बात कही, तो राहुल गांधी जी का करियर खराब करने के वाला कोई और नहीं है, उनकी माँ है। जब 2 बार उनको मौका मिला तो उनको अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए था। तो जब कोई प्रधानमंत्री बजाय कोई पप्पू बना के रख रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए, या कोई क्या कर सकता है? अपनी पार्टी पे तो आ इसमें जाइए किसी और की गलती नहीं है। रह गई बात जो है हमारे जो नेताओं की बात कर रहे हैं, अंकित तो जी, उनका आपको एक तो पक्ष ये एक पक्ष देख रहे हैं, अपनी पार्टी पर आ जाइए सर। देख रहे हैं, अगर कहीं ना कहीं तो उनकी अपनी बात होगी। इसलिए देखिए भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी की सोच देखिए क्या है। अब देखिए प्रधानमंत्री आप कह रहे थे कि लोग बड़ी, ये मोदी जी की बात आखिरी लकीर हो जाती है, और अभी आपने साबित कर दिया कि राहुल गांधी जी के ऊपर अब आपने जो शब्दों का इस्तेमाल किया कि मोदी जी की बात का असर आप पर ही नहीं है, तो बाकियों से तो क्या उम्मीद करेंगे। अंत में जावेद अंसारी साहब, मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूं, नहीं तो इसमें गलत मैं क्या कह रहा हूं? राजनीतिक तौर पर इन सब बातों का जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री जी को पेश किया गया, उनके भाषण को सामने रखा गया, एक स्टेट्समैन के, एक बड़े नेता के तौर पर चुनाव से अलग हटा के उन्हें पेश करने की कोशिश की गई कि देखिए मोदी जी का सुशासन था, उससे पहले सब कुशासन था, मोदी जी का काम जो है वो जनता तक ले जाइए। भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी वन ट्रिक वाली पार्टी बन गई है, और उसकी ट्रिक है नरेंद्र मोदी, ट्रम्प कार्ड है नरेंद्र मोदी। देखिए ये तो जग जाहिर है कि नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के लिए ट्रम्प कार्ड है। जब भी परेशानी आती है, कोई चुनाव आता है, नरेंद्र मोदी, जहां नरेंद्र मोदी जी लोकसभा का तो छोड़िए, विधानसभा के भी चुनाव में ये नरेंद्र मोदी जी पे निर्भर रहते हैं कि वो इनके लिए हैवी लिफ्टिंग करें। कुछ जगह, ज्यादातर जगहों पे सक्सेसफुल हो जाते हैं। दिल्ली ऐसी जगह पे बार बार कोशिश के बावजूद भी, हिमाचल ऐसी जगह पे, बंगाल ऐसी जगह पे नहीं होते। तो ये तो इनका ट्रम्प कार्ड, तुर्प का पत्ता वही है नरेंद्र मोदी जी। इसमें कोई विवाद, नरेंद्र मोदी की राजनीति में भी विश्वास रखे न रखे, लेकिन फैक्ट तो यही है। बिल्कुल फैक्ट यही है, और उसी नरेंद्र मोदी जो शायद अपने दम पर इस पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, लोगों को जिता रहे हैं, उनकी बात को कितना सीरियसली बीजेपी के नेताओं को लेना चाहिए, यह अब भारतीय जनता पार्टी का है। आने वाले 400 दिनों में, अब तो 399 दिन रह गए, 399 दिनों में कितनी ऐसी और कंट्रोवर्सीज, कितनी ऐसी और खबरें निकल के आती हैं। मिश्रा साहब क्या मध्य प्रदेश में सिर्फ अब बिल्कुल नई बातें करेंगे, अपने एक सरकार के काम की बातें करेंगे, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, रोचक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको जंतर मंतर लिए चलेंगे, जहां पर नामी गिरामी जो पहलवान है, ओलंपिक मेडल जीते पहलवान, वो क्यों कुश्ती का अखाड़ा छोड़कर 2-2 हाथ करने उतर आए हैं भारतीय कुश्ती संघ से। बने रहिए हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड बेंगलुरु के सांसद तेजस्वी सूर्या, जो अक्सर अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं, विवादों में रहते हैं, उन्होंने ही खोला था प्रेम का जो इमरजेंसी दरवाजा है। इस बात का खुलासा खुद सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। विमानन मिनिस्टर जो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी सूर्या ने माफी मांग ली है। पहले आपको सुनवाते हैं कि इस बात की तस्दीक करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब ने क्या कहा। Well, I think
it's important not to be circumspect in terms of the issue, but look at the facts. The facts are that the door did open by mistake while the plane was on the ground. All the checks were taken, and after that only the plane was allowed to take off. And he's also said sorry for it himself. तो सिंधिया साहब बता रहे थे कि देखिए, इसको तूल मत दीजिए, समझिए मामला क्या पूरा हुआ था। परिमल मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परिमल, 1 महीने पुरानी खबर है, कोशिश बहुत हुई कि इसको ढक के रखा जाए, खबर को बाहर ना आने दिया जाए। तेजस्वी सूर्या ने ना सिर्फ ये दरवाजा खोला, ये सिंधिया साहब ने पुष्टि की है, बल्कि उसके कारण 2-1 घंटे तक फ्लाइट भी रुकी रही थी। निश्चित तौर पे चेन्नई एयरपोर्ट पे ये वाकया हुआ था और महीने भर पुराना वाकया है। जिस तरह की घटना अगर किसी आम पैसेंजर से हो जाए तो फिर एक्शन की बात होती है, और एक्शन हर किसी पे एक तरीके से होना चाहिए। अभी तक हम लोग को सिर्फ ये जानकारी मिल रही थी कि तेजस्वी सूर्या हो सकते हैं, लेकिन इसकी औपचारिक तौर पे पुष्टि सिविल एविएशन मिनिस्टर ने की है। तो यहाँ पर ये सवाल उठता है कि वो गलती से हुआ, हड़बड़ी में हुआ, आखिर वजह क्या थी। लेकिन फ्लाइट का डिले होना अपने आप में अंकित आप समझ सकते हैं, और खासतौर पे इमरजेंसी एग्जिट दरवाजा तभी खोलना होता है जब उस तरह की आपदा की स्थिति आती है या उस तरह की मुसीबत की स्थिति आती है। आप आमतौर पर उसको आप नहीं खोल सकते। लेकिन ये मामला जिस तरीके से हुआ और जिसमें कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई, सिर्फ माफी भर से क्या बात बन सकती है, बनाई जा सकती है। लेकिन ये जरूर स्पष्ट हो गया कि वो शख्स तेजस्वी सूर्या थे जिनकी वजह से ये दरवाजा खुला, और परिमल, वजह से फ्लाइट भी अच्छी खासी देरी हुई थी उसमें। परिमल, फटाफट में एक और जवाब आपसे चाहता हूं। जैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर ये किसी आम नागरिक से हुआ होता और बेशक चाहे खड़ी फ्लाइट में जमीन पर हुआ होता, क्या उसको इसका नतीजा नहीं भुगतना पड़ता? कुछ लोगों को क्या बैन लिस्ट में नहीं डाल दिया जाता या उनके पर और कोई कार्रवाई नहीं होती? नहीं, कार्रवाई निश्चित तौर पे होती है, लेकिन आपने जिस तरीके की शख्सियत रखते हैं तेजस्वी सूर्या, आप देखिए कि लगातार आपने बताया अंकित कि जिस तरीके के बयान होते हैं, जिस तरीके से जो राजनीतिक पार्टी है जिससे वो बिलोंग करते हैं उसकी बातों को जिस तरीके से रखते हैं, और उससे पहले भी हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर पे जो पूरा एपिसोड सामने में निकल कर आया था, तो किस तरीके से चीजें होती है एग्रेसिवली और किस तरीके से आपको एडवांटेज मिलता है एक पोजीशन का, वो सीधे तौर पर इस मामले में नजर आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि आप सत्तारूढ़ पार्टी के नेता हैं, एमपी हैं, तो आपके लिए पैमाना अलग और आम जनता के लिए पैमाना अलग। ये सवाल जरूर उठेगा और पूछा भी जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया परिमल हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आपको सीधे इस वक्त जंतर मंतर लिए चलते हैं, आगे बढ़ने हैं, और वहां पर कैसे मैंने आपको पहले कहा कैसे ओलंपिक मेडल विनिंग पहलवान जो हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया, वो अखाड़े से बाहर कैसे कुश्ती संघ के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है, उससे 2-2 हाथ कर रहे हैं। चाहे इसमें बजरंग पूनिया हो, साक्षी मलिक हो, विघ्नेश फोगाट हो, जैसे दिग्गज पहलवान इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जरा सुनवाते हैं आपको उनकी समस्याओं के बारे में। हर दिन ब्रेक करते हैं मेंटली, जो कोचेज हमारे साथ में थे वो मेंटली आपको ब्रेक करें, हर दिन आपको कीड़े की तरह खा रहे हैं, आपको पता भी नहीं लगता कि कब खा गए। आपकी हर चीज को अनडिसिप्लिन करार दिया जाता है। आप पानी भी अगर उनकी परमिशन के बिना पी लिया ना तो आप अनडिसिप्लिन हो उनकी नजरों में। फिर आपको फेडरेशन कॉल करके बोलेगी कि आपने पानी कैसे पी लिया हमारे बिना पूछे। आप ये बताइए, किसी भी फेडरेशन किसी एमपी की कोठी में है, उसका स्पेशल पर्सनल ऑफिस होता है। पर रेसलिंग फेडरेशन जो है वो प्रेसिडेंट के घर पे है। बट इस बारे में आप लोगों ने कभी भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर किसी को संज्ञान में क्यों नहीं लेकर आए ये बात? ठीक है, फेडरेशन प्रेसिडेंट तो पावरफुल है, वही बोल रहे ना, मारने तक की धमकियां आ रही हैं। तो कौन बच्चा खिलाड़ी, कौन बच्चा, अगर इधर हम जितने भी एथलीट है ना, हमारे साथ अगर कुछ भी होगा ना कल को, तो अध्यक्ष जी मान लेना कि अध्यक्ष जी ने ही किया है। इतने पावरफुल बंदे हैं, हम आज सामने आए हैं, तो हम मैं बता देना आगे कुआ पीछे खाई, हम मरने के लिए तैयार हैं। सोच समझ के आए हैं आगे सभी प्लेयर, और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम पूछ रहे थे कि कितने जने अपना करियर दाव पे लगा के आए हैं, कईयों के पास तो नौकरी भी नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं नौकरी के लिए, पर करियर दाव पे लगा के भी यहाँ आए। बजरंग साहब तो उन्होंने कहा कि हमको मारने की धमकी दी गई, उसका कारण क्या बताएगा, क्यों दी गई, क्या कारण है? क्योंकि मैंने प्रधानमंत्री जी को उनकी शिकायत कर दी थी, जो मेरे साथ हुआ था, टोक्यो के बाद में उन्होंने मेरे को बुलाया था। जब मैं मेरी फैमिली के साथ गई थी, उन्होंने मेरे को अच्छा टाइम दिया। मेरे को वही समझ में नहीं आता ना कि देश के प्रधानमंत्री अपने घर पे भी आपको बुलाने का टाइम दे रहे हैं, आपकी फैमिली से मिल रहे हैं, उन्होंने मेरे को मिलने तक का टाइम नहीं दिया। मेरी फैमिली ने, मेरे हस्बैंड ने, मैंने इतना रिक्वेस्ट किया। मैं बजरंग को पूछो, जब मैं मोदी जी के प्रोग्राम में गई थी, बजरंग के सामने मैं रोने लगी थी। बजरंग ने भी बोला कि सर बात तो करो, उन्होंने मेरे से बात तक नहीं की। मैंने बोला था मगा जी बालक है, माफ कर दो, कोई नहीं, आप ही के बच्चे हैं, आप भी तो कुश्ती के लिए ही काम कर रहे हो। पर फिर भी बोला कि भाई नहीं, ज्यादा हवा में उड़ रहे हैं ये,
थोड़ा कंट्रोल होने दो इनको। क्योंकि आपने वो इशू पीएम के सामने रेज किया जी, तो जी कि आप जाके या तो उनसे बात कर लो जाके अध्यक्ष जी से, नहीं तो आपको या तो आपका करियर खत्म ही कर देंगे रेसलिंग से, आप भूल ही जाना रेसलिंग करना, तो क्या ही होता है। फेडरेशन से नहीं, फेडरेशन के लोगों से फोन आए हमारे पास। कभी नेताजी ने डायरेक्टली जी नहीं जी, उनके खास लोग बहुत है जिनको जरूरत ही नहीं पड़ती। मैडम, आप लोग देश की शान है, आप गंभीर आरोप लगा रही है कि जान से मारने की धमकी मिल रही है, यौन शोषण कर रहा है अध्यक्ष। तो जब आप इतनी हिम्मत जुटा रहे हैं कि आप मीडिया से बात कर रहे हैं, क्या इसकी पुलिस में शिकायत आप लोग देंगे और अब तक क्यों नहीं दी है? सर हम आपको वही बता रहे हैं कि इतनी हिम्मत जुटा के हम पहली बार हम रेसलर इकट्ठा हुए हैं। सब रेसलर इतने डरते थे कि अगर हमने एक दूसरे से बात भी कर ली ना तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। मैंने बजरंग को बता दिया ना, क्या मतलब ऐसे ऐसे चल रहा है। क्या पुलिस में कंप्लेंट? देखिए जितना भी होगा पॉसिबल हम सब कुछ करेंगे। अभी अब इतना ओपन में ही आ गए हैं, तो अभी तो प्राइम मिनिस्टर से या फिर स्पोर्ट्स मिनिस्टर से यहाँ से आप लोग क्या अपील करना चाहिए? अपील तो यही है कि स्पोर्ट्स में ऐसे लोग नहीं होने चाहिए, और इतना हैरेसमेंट जब हमने सहा है तो किसी भी स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ रेसलिंग में नहीं। और प्रेसिडेंट को जी हटाना चाहिए, जो भी चीज प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी। चलिए फटाफट आपको बता देते हैं कि जो चुनावी कैलेंडर है 2023 का, उसकी शुरुआत हो गई है। चुनाव आयोग ने त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के लिए चुनावों का जो तारीख है उसका ऐलान कर दिया है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को, मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को चुनाव होंगे। दोनों राज्यों में जो नतीजे, तीनों राज्यों के नतीजे जो हैं वो 2 मार्च को घोषित किए जाएंगे। चुनाव के ऐलान के बाद तीनों राज्यों में आचार संहिता लग गई है और नागालैंड विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 12 मार्च को समाप्त हो रहा है। वहीं मेघालय और त्रिपुरा में विधानसभाओं का कार्यकाल 15 और 27 मार्च को समाप्त होने जा रहा है। 9 राज्यों के चुनाव इस साल होने वाले हैं 2024 से पहले। उसमें से पहले 3 राज्यों में चुनाव घोषित कर दिए गए हैं और ये एक बड़ा टेस्ट होगा। क्या ममता बनर्जी जो बंगाल से बाहर जमीन ढूंढने की कोशिश कर रही हैं, यहां पर कुछ कर पाएंगी? कांग्रेस अपनी खोई हुई साख यहां पर बचा पाएगी? और हेमंत बिस्वा शर्मा का टेस्ट होगा कि वो बीजेपी को नॉर्थ ईस्ट में, असम के बाहर कैसे और मजबूत कर पाते हैं। अहम चुनाव। वहीं तेलंगाना के खम्मम में आज एक तीसरे मोर्चे की कुछ तैयारियों की कोशिश जारी है। आज मुख्यमंत्री केसीआर ने शक्ति प्रदर्शन वहां किया और टीआरएस की रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, उनके साथ साथ पिनरई विजयन, केरला के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस रैली में शामिल हुए। इस दौरान अखिलेश यादव ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो हालात हैं देश के, जिन परिस्थितियों से हम लोग गुजर रहे हैं, जहां भारत सरकार और खासकर भारतीय जनता पार्टी, जिसकी सरकार दिल्ली में है, एक एक सरकारें जो चुनी हुई उनको परेशान कर रही है। चाहे वो आपकी सरकार हो और चाहे आपके बीआरएस की पार्टी की सरकार हो, जो सहयोग और जो मदद और जो लोकतंत्र में सम्मान मिलना चाहिए वो सरकार सम्मान नहीं दे पा रही है। समय समय पर रुकावट कैसे पैदा हो, नेताओं को कैसे परेशान किया जाए, उनके खिलाफ क्या साजिश की जाए, उनके विपक्ष के लोग जो उनके सामने खड़े होकर के सवाल पूछते हैं, उनको किस षड्यंत्र से उनको दबाया जाए, उनकी छवि कैसे खराब की जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी सी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। जो संस्थाएं हमें न्याय देना चाहती हैं, जहां से हम न्याय के लिए पुकार सकते हैं, उन संस्थाओं को भी दबाव बनाने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग खत्म हुई है और उन्होंने कहा कि 400 दिन बाकी हैं। हमें तो लगता था कि ये सरकार तो वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं, अब तो वो स्वयं स्वीकार कर रही है कि अब 400 दिन हैं।
जो सरकार अपने दिन गिनने लगे, जो सरकार अपने दिन बताने लगे, समझ लो ये 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है। अब तो 399 दिन बचे हैं। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का समय समय पर जो बुनियादी मुद्दे हैं कि महंगाई कैसे कम हो, बेरोजगारी कैसे कम हो, हमारे लोग जो भारत छोड़ करके चले जा रहे हैं, कुछ लोग तो अपनी खुशहाली के लिए जा रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लाखों लोग ऐसे हैं जो धन दौलत उनके पास है, वो इस देश में रहना नहीं चाहते, क्योंकि ये सरकार उनको रहना नहीं देना चाहती।